फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना सिखाऊं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, आप सबके लिए एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूं कि अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है जिसको टेंथ स्टार्ट हो गए हैं क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड में, बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर सिलेबस में इन टेंसेस को स्टार्ट कर दिया जाता है और बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा छोटा सा बच्चा है जिसको अभी टेंथ समझने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो कृपया करके आप मेरे वीडियो चैनल को उसके साथ में शेयर कर दीजिएगा। क्या है कि मैं छोटे बच्चों के लिए एक स्पेशल सीरीज लेकर के आई हूं जिसमें मैंने छोटे बच्चों के लिए स्पेशली ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के जो आपके स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए मैंने टेंस की एक सीरीज तैयार की है। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है टेंस में, उसको अभी से ही टेंस स्टार्ट हो गए लेकिन अभी भी उसको समझ नहीं आ रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल से मैंने उन बच्चों के लिए ये सीरीज तैयार की है और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स उसमें डिस्कस किए गए हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट अस स्टार्ट द नेगेटिव सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी तक हमने नेगेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि मेरा मोटो ये था कि आप सबसे पहले कम से कम असर्टिव सेंटेंस को बहुत अच्छे तरीके से समझ लो, उसके बाद में आपके लिए सब कुछ इजी हो जाएगा। यस, अगर आपने असर्टिव सेंटेंसेस को बहुत इजीली समझ लिया है तो अब हम यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर मूव ऑन करते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपके नेगेटिव सेंटेंस होते हैं ये होते क्या है। तो नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, ये वो वाक्य होते हैं जिसमें किसी चीज को लेकर के इनकार किया गया होता है, यानी कि नहीं वाले वाक्य होते हैं। नहीं को इंग्लिश में नॉट कह देते हैं हम इन वाक्यों में। लेकिन जब सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात आती है तो आप नहीं के लिए वहां पर सिर्फ नॉट वर्ड का यूज नहीं करते हो। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप नहीं वाले वाक्यों के लिए डू नॉट और डज नॉट इनका प्रयोग होते देखोगे। अब यहाँ पे मेन मोटिव ये होता है कि हम याद कैसे कर सकते हैं कि डू नॉट किसके साथ यूज होगा, डज नॉट किसके साथ यूज होगा। तो सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, आपने सिंपल सेंटेंस को पढ़ा, असर्टिव सेंटेंस को, और उसमें आपने रूल को अच्छे से याद किया कि जब आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ में आप एस या ईएस लगा देते हो वर्ब के साथ में। तो क्योंकि वहां पे एस या ईएस लगता था तो अब यहाँ पर नॉट आ गया है, ठीक है ना। तो वहां पर हम एस या ईएस किसी वर्ब के साथ नहीं लगाएंगे जब आप नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। यहाँ पर एस या ईएस वाला कॉन्सेप्ट टोटली एंड हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे ना ही आपको एस यूज करना है ना ही ईएस यूज करना है। क्यों नहीं यूज करना है? क्योंकि जो एस या ईएस था वो आपके यहाँ पर डज में लग चुका है। आप ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर मैंने ईएस को आउट कर दिया तो ईएस को आउट करने के अलावा मेरे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा? सिर्फ डू ही तो रह जाएगा, क्योंकि जब मैंने डू में ईएस को जोड़ दिया तभी तो ये आपके पास डज बना। दैट्स वाई जब आपके पास यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम किया जाता है इसमें हम एस या ईएस को वर्ब की फॉर्म के साथ में ऐड नहीं करते हैं। अब क्योंकि हम यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको एक बात का ख्याल रखना है कि चाहे कोई भी सेंटेंस आप बना रहे हो, whether it is a negative sentence, whether it is an interrogative sentence, whether it is simple और assertive sentence, आपको यहाँ एक चीज का स्पेशली ख्याल रखना है कि यहाँ पे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करोगे फ्रेंड्स, ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पर हर एक प्रकार के सेंटेंस में यूज होगा whenever you are talking about simple present tense और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे डू नॉट और डज नॉट की बात कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, जब आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट, अब सिंगुलर सब्जेक्ट में आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने पहले ही कहा था कि सब्जेक्ट में एक तो आपके पास नाउन आएगा, ठीक है फ्रेंड्स, नाउन को मैं इस तरफ लिख रही हूं, और दूसरा क्या हो सकता है कि नाउन ना हो लेकिन यहां पर प्रोनाउन हो, ठीक है फ्रेंड्स।
तो आप पाओगे या तो आपके सेंटेंस में प्रोनाउन है या फिर नाउन है। जब ऐसा होता है तो आपको ये याद रखना पड़ता है कि चलो नाउन तो आप समझ गए कि किसी एक पर्सन का नाम होगा तो उसको हम सिंगुलर बोल देंगे, लेकिन प्रोनाउन के केस में आपको याद रखना पड़ता है। तो प्रोनाउन के केस में मैं आपको एक ही चीज कहूंगी कि सिंगुलर प्रोनाउंस आपके पास होते हैं थर्ड पर्सन वाले प्रोनाउन। अगर आपको याद है तो जो भी आपके पास थर्ड पर्सन में प्रोनाउंस होते हैं उनको आप सिंगुलर में इंक्लूड करते हो, वो जो इस रूल को फॉलो करते हैं, जिसमें आपके पास आता है ही, शी और इट। तो सिर्फ यही प्रोनाउंस होते हैं जो इस रूल को फॉलो करते हैं, यानी कि सिंगुलर प्रोनाउन आपके पास और भी होते हैं, ठीक है ना, जिसमें आई और यू भी आता है, लेकिन आई और यू को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते फ्रेंड्स। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपके पास जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ में आप क्या यूज करोगे, उसके साथ में आप यहां पर डज नॉट यूज करोगे, डज नॉट। और साथ में आपके रहेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्योंकि यहाँ पे हमने लिख दिया है कि डज नॉट का यूज होगा और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, तो अब एक बात का ख्याल रखना है आपने कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज नॉट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट में भी एक चीज का ख्याल रखना है कि सिर्फ थर्ड पर्सन के प्रोनाउन यहां पर आएंगे जिनके साथ में आप डज नॉट का प्रयोग करोगे। लेकिन अगर आप डू नॉट की बात करोगे तो डू नॉट के साथ में आपके पास आई और यू को भी इंक्लूड कर दिया जाता है। अब हम यहाँ पर डू नॉट की बात कर लेते हैं कि डू नॉट के साथ में क्या यूज होगा। फ्रेंड्स, जब आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट रहता है तो प्लूरल सब्जेक्ट में एक चीज का ख्याल रखिए कि प्लूरल सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, लेकिन सब्जेक्ट में आपको पता होना चाहिए कि इसमें या तो नाउन रहेगा या फिर इसमें प्रोनाउन रहेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्रोनाउंस इसमें जो है प्लूरल वाले कौन कौन से ऐसे प्रोनाउंस हैं जो प्लूरल होते हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट पर्सन का वी आता है, इसके अलावा इसमें थर्ड पर्सन का दे आता है। ये तो है आपके प्लूरल वाले प्रोनाउंस, लेकिन फ्रेंड्स साथ ही साथ इसमें इंक्लूड होते हैं आपके आई एंड यू भी। आई और यू जो है ये अपने घर वालों की बात नहीं मानते, यानी कि ये दोनों सिंगुलर हैं, सिंगुलर होने के बावजूद भी ये प्लूरल वाले रूल्स को फॉलो करते हैं। तो इसी कारण यहां से देखा गया है कि जब भी प्लूरल सब्जेक्ट होता है इसके साथ में डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। डू नॉट का प्रयोग किया जाता है और साथ में आप इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हो, प्लस फर्स्ट फॉर्म। आपने ध्यान से देखा ना फ्रेंड्स कि जब आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट हो या फिर आई और यू हो तब आपने डू नॉट यूज करना है। जब आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ही शी इट हो, है ना, तब आपने डज नॉट का प्रयोग करना है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो आप डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग तो समझ गए कि इनको आपने कहाँ यूज करना है, लेकिन जब नेगेटिव वाक्य होगा तो उसमें आप सेंटेंस किस प्रकार से लिखोगे इसको यहाँ पर समझते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जरा ध्यान से देखेंगे कि जब आप एक नेगेटिव सेंटेंस को लिखते हो तो आप किस प्रकार से लिखोगे। सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस को लिखने के लिए आप सब्जेक्ट लिखोगे फ्रेंड्स। जब भी आपको असर्टिव या नेगेटिव सेंटेंस लिखना हो, यानी कि साधारण वाक्य या फिर नकारात्मक वाक्य लिखना हो, तो स्टार्टिंग आप हमेशा सब्जेक्ट से करोगे, यानी कि कर्ता से करोगे। उसके बाद में आपको लिखना होता है हेल्पिंग वर्ब। अब सब्जेक्ट को देखते हुए आपने लिखना है कि यहाँ पे डू का प्रयोग होगा या फिर डज का प्रयोग होगा। डू और डज के बाद हम लिख लेते हैं नॉट, तो यहाँ पर नॉट का प्रयोग हमेशा ही डू और डज के बाद में किया जाता है। इसके बाद आप यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख दोगे, जो भी होगा, जो वहां पे क्रिया होगी उसको पहचान के आपने देखना है कि कौन सा वर्ब यहाँ पर यूज किया जाएगा।
और फिर लास्ट में आपके पास ऑब्जेक्ट आ जाता है, और दूसरे वर्ड्स के लिए भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ऑब्जेक्ट होगा या फिर अदर वर्ड्स होंगे जो आप यहाँ पर लिखोगे। फ्रेंड्स, अब एक बात आती है कि जब भी आपके पास हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ना, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप ऐसा देखोगे कि आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब है ये साधारण वाक्य में नहीं है, ये आपके पास यहाँ पर नकारात्मक वाक्य में प्रयोग हो रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब आपके पास ये दोनों हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। इससे पहले कि आप कंफ्यूज हो, मैं आपको बता देती हूँ कि ये दोनों आपके पास हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब का अर्थ होता है सहायक क्रिया। इसका काम क्या रहता है? इसका काम ये रहता है कि जो भी आप यहाँ पर मेन वर्ब लिखोगे ना, मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, जो भी आप यहाँ पर मुख्य क्रिया लिखोगे, मेन वर्ब लिखोगे, उसको थोड़ा सा एम्फेसाइज करने में, उसको थोड़ा सा हेल्प कर देता है, ये उसकी सहायता करने में ये हेल्पिंग वर्ब आगे आता है। सो दैट्स वाई आपके सेंटेंस को और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने में ये हेल्पिंग वर्ब्स मदद करते हैं। याद रखिए, अगर आपको ट्रांसलेशन एग्जाम्स में आ रहे हैं तो उसमें आपको डू और डज का प्रयोग करना है अच्छे से नेगेटिव सेंटेंसेस के केस में। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स यहाँ पर कट कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने आपको बता तो दिया कि सिंपल जो आपके सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ में आप यहाँ पे डू डज कैसे प्रयोग करोगे, मैंने आपको बता दिया है कि सब्जेक्ट को देखते हुए आप कैसे डू डज का प्रयोग करोगे। अब यहाँ पर कुछ एक एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो पहला एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर है, मैंने असर्टिव सेंटेंस में एक एग्जाम्पल आपको दिया था, वह शोर करता है। मैं यहाँ पे लिख रही हूं वह। तो मैंने आपसे कहा था कि शोर करने के लिए हम मेक अ नॉइज का यूज करते हैं। मेक आपके पास वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, और नॉइज वैसे भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है। वह शोर नहीं करता है, इसको हम किस प्रकार से करेंगे? सबसे पहले आपका दायित्व बनता है कि आप यहाँ पर पहचानो कि आपका सब्जेक्ट कौन है, कि कौन है वो जो शोर नहीं कर रहा, वो वह है। वह यानी कि अब मुझे देखना है कि ये वह लड़का है या फिर लड़की है। इसका पता मुझे वाक्य के अंत से चलेगा। अंत हो रहा है ता है पे, तो इसका अर्थ है कि लड़का है। लड़का है तो इसके लिए ही का यूज किया जाएगा, ही। अब यहाँ पर ही की बात कर लें तो आपने भी देखा होगा कि रूल के अकॉर्डिंग ही जो है आपका सिंगुलर है। सिंगुलर होने के साथ साथ में ये थर्ड पर्सन भी है, इसका ख्याल रखना है। तो ये ही जो है ये आपके पास सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए इसके साथ में मैं क्या यूज करूंगी? डज नॉट। ही डज नॉट। फिर बाकी वही मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज। तो फ्रेंड्स, जरा अपना साधारण वाक्य निकाल के देखिए जिसमें मैंने आपको लिखवाया था कि वह शोर करता है, वहां पर हमने यहाँ पर मेक्स लिख दिया था क्योंकि वहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या लगना था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगना था, पर यहाँ पर ऑलरेडी डू के साथ में ईएस लग चुका है, तो अब हमें यहाँ पर एस या ईएस नहीं लगाना है। तो इसीलिए यहाँ पर सेंटेंस बन जाएगा ही डज नॉट मेक अ नॉइज। दूसरा लिखिए, कई दफा छोटे बच्चे बोल देते हैं कि हम तो नहीं रोते जी, हम तो बड़े ब्रेव है। तो उसके लिए हम क्या यहाँ पे लिखेंगे? हम नहीं रोते हैं। तो सबसे पहले आप देख लो कि यहाँ पर हम जो है ये आपका करता है, क्योंकि हम यहाँ पे आपको बता रहा है कि कौन नहीं रोता है। तो अपने आप से पूछिए कि कौन है जो ये काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो ये आपके पास है हम। कौन सी क्रिया हो रही है? रोने की क्रिया, यानी कि रोते हैं। तो रोने की क्रिया हो रही है, इसके लिए हम यूज करते हैं क्राई। और नहीं यहाँ पर हमने ऑलरेडी लिखा है, तो नहीं के लिए यहाँ पे डू या डज नॉट का प्रयोग किया जाएगा। आपको पता है कि हम जो है ये एक बहुवचन है, बहुवचन के लिए यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम क्या लगा देंगे? वी। तो वी जो होता है प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ में हम डू नॉट का यूज करेंगे। रूल्स को चेक कर लीजिए फ्रेंड्स। वी डू नॉट, रोते हैं के लिए हम सीधा लिख देंगे क्राई। वी डू नॉट क्राई, हम नहीं रोते हैं।